हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम करने वाले हैं द हिंदू एनालिसिस। 16 अगस्त के द हिंदू पेपर का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे शुरू करते हैं उससे पहले एक अनाउंसमेंट। पहली बार यूट्यूब पे हम आपके लिए लाए हैं कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स जुलाई 2020 से लेके जून 2021 तक के कराए जाएंगे, इसलिए ये कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है। 18 डेज का ये कोर्स है। 3 बार आपका रिवीजन कराया जाएगा। इसमें मैराथन लेक्चर्स होंगे सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद एक लाइव डाउट सेशन और मॉक टेस्ट भी होगा। तो कुल मिला के पूरा कॉम्प्रहेंसिव पैकेज है और आप इसे ज़रूर अवेल कीजिएगा। अवेल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। अब जीएस 1 में वी हैव ज्योग्राफी से सियाचिन ग्लेशियर। देन जीएस 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से पहला टॉपिक है रेड फोर्ट एड्रेस बाय प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने रेड फोर्ट पे क्या एड्रेस दिया है, उसमें क्या मेजर चीज़ें कही हैं, इसके बारे में देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड के बारे में देखेंगे। आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में से रेस्टिट्यूशन लॉस के बारे में देखेंगे कि पोलैंड के ये रेस्टिट्यूशन लॉस क्या हैं और इजराइल और यूएस इसका क्यों इतना अपोजिशन कर रहे हैं। देन इंडिया फेट लिंक्ड विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया का फेट किस तरह से बाकी वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, इसको देखेंगे। देखो, ये आईआर का टॉपिक तो है ही, इसके साथ साथ इसको आप हिस्ट्री का टॉपिक भी समझ सकते हो, क्योंकि इसमें पूरी हिस्ट्री भी बताई हुई है इंडिया की। ठीक है, तो इसको देखेंगे। द हिंदू का एडिटोरियल है आज का। जीएस 3 में साइंस एंड टेक से साइंटिफिक टेम्पर एज द की। तो देखो, ये जो है ये कल का एक आर्टिकल है। 15 अगस्त को जो बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ने लिखे थे। मैंने कहा था कि इसके कुछ आर्टिकल्स हम ओवर द टाइम करेंगे, तो उसी में से ये एक है। ठीक है, तो अच्छा आर्टिकल है, देखते हैं इसको भी। एंड जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। देखते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो ये याद रखिए कि अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो वो सक्सेस हमेशा फाइनल नहीं रहती, वो आखिरी सक्सेस नहीं रहती। फेलियर हमेशा फैटल नहीं होता। क्यों? क्योंकि लाइफ गोज ऑन, जर्नी गोज ऑन। कई बार आप अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, ठीक है, पर आपको किसी को भी फाइनल नहीं मानना है, इसीलिए फेलियर कभी फैटल नहीं होता। ठीक है, हर चीज़ गुजर जाती है, इसीलिए सक्सेस एंड फेलियर पे ध्यान देने से ज़्यादा हमें जर्नी में ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से अपने करेज को पकड़ के रखे हुए हैं। वी डू नॉट हैव टू गिव अप। ठीक है, कुल मिला के ये बात है। सो ऑल दैट विल काउंट विल बी योर एफर्ट्स। ठीक है, अंत में ये नहीं मायने रखता सक्सेस है या फेलियर है, आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। वी जस्ट हैव टू वर्क। ओके, चलो, तो फर्स्ट आर्टिकल आज का, नो न्यू ग्रैंड स्कीम इन मोदीज रेड फोर्ट एड्रेस। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 8th टाइम इस बार रेड फोर्ट में एड्रेस किया है, कंटिन्यूसली फॉर द 8th टाइम। और रेड फोर्ट में इन्होंने कुछ मेजर चीज़ें कही, जैसे कि देखो, अभी कोई नई ग्रैंड स्कीम तो नहीं आई है, लेकिन छोटी छोटी बातें इन्होंने बताई। जैसे कि एक इन्होंने बात की गति शक्ति प्लान की। ठीक है, गति शक्ति प्लान, ये क्या है? गति शक्ति प्लान बेसिकली ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपीस अलॉट किए जाएंगे। ओके, लगभग 100 करोड़ रुपीस का ये प्लान है। इसमें गति शक्ति प्लान में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान आप कह सकते हैं इसको, और इसमें 100 करोड़ रुपीस अलॉट किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो इससे हमें रेवेन्यू का भी फायदा होगा और एम्प्लॉयमेंट्स भी जनरेट होंगी। तो एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, पहला अनाउंसमेंट ये था। दूसरा अनाउंसमेंट था वॉज अबाउट सैनिक स्कूल्स। ठीक है, तो सैनिक स्कूल्स में अभी तक सिर्फ बॉयज़ का स्कूल हुआ करता था, अब इसे कोएड बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें कहा गया है कि हम अब इसमें गर्ल्स को भी एनरोल करना स्टार्ट करेंगे। तो 21-22 ईयर से यहाँ पे गर्ल्स का भी इसमें एडमिशन हो सकता है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री का अनाउंसमेंट है। देन बात करते हैं नेक्स्ट अनाउंसमेंट की, जो कि है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इसकी जो डिटेल्स हैं काफ़ी कुछ रिलीज हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि ये बजट में अनाउंस किया गया था इस साल के। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है? बेसिकली इस मिशन में क्या होगा कि हम अपनी इकोनॉमी को हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन जो है एक फ्यूल की तरह भी काम करता है। देखो, आप सभी को पता होगा हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले हाइड्रोजन आता है। सबसे रेयरर, सबसे कम वेट वाला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। ये एयर से भी रेयरर होता है। ठीक है, एयर से भी हल्का होता है। तो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह भी यूज हो सकता है, एयरक्राफ्ट में यूज होता है। ठीक है, इंटरनल कंबंशन इंजन में यूज होता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल की एक खासियत होती है कि ये जीरो एमिशन फ्यूल होता है। ठीक है, मतलब इसमें से कार्बन एमिशन लगभग जीरो होता है।
इसीलिए इसे क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है। तो एक रिन्यूएबल फ्यूल की तरह काम कर सकता है और एक क्लीन फ्यूल की तरह काम कर सकता है, ग्रीन फ्यूल की तरह काम कर सकता है ये। इसीलिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन लाए हैं। इसमें हमारा एम होगा कि हम हाइड्रोजन के फॉर्म में एनर्जी को डेवलप करें एंड हाइड्रोजन फ्यूल को डेवलप करें थ्रू ग्रीन रिसोर्सेज। ओके, और हमारा आपको पता होगा INDC के बारे में, पेरिस पैक्ट के बारे में मैं बहुत बात करती हूँ, ठीक है। 2015 में हमारा पेरिस एग्रीमेंट हमने साइन किया था, क्लाइमेट चेंज को रोकने की तरफ ये एक एग्रीमेंट था। इसमें इसमें हमने ये कहा था, इसमें हर कंट्री ने अपनी अपनी तरफ से वॉलंटरीली अपने लिए कुछ टारगेट सेट किए थे। इसमें जो इंडिया ने टारगेट सेट किए थे उसको कहते हैं INDC। इसका फुल फॉर्म है इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसमें इंडिया ने कहा कि हम अपनी टोटल जितनी भी एनर्जी इंस्टॉलेशन है उसमें से 175 गीगावाट जो एनर्जी है इसे हम रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में इंस्टॉल करेंगे बाय 2022, ठीक है। तो इसी टारगेट को पूरा करने के लिए भी ये मिशन लॉन्च किया गया है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई थी कि हम यहाँ पे राइस फोर्टिफिकेशन करेंगे, ठीक है, राइस फोर्टिफिकेशन। अब फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई एक न्यूट्रिएंट है, सपोज ये राइस का एक बाउल है, ठीक है, इसमें जो न्यूट्रिएंट है वो तो है ही, इसके अलावा आप इसमें विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर रहे हो आगे से अपनी मर्जी से, इंटेंशनली, ठीक है। तो उसको कहते हैं फोर्टिफिकेशन। तो इससे क्या होता है कि कम अमाउंट के फूड में आप ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाते हो दूसरे लोगों को, ठीक है, जो वल्नरेबल सेक्शन हैं, जैसे विमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, अडोलेसेंट गर्ल्स हो गई। तो इनको आप फोर्टिफाइड फूड देके, न्यूट्रिशन देके माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो। तो यहाँ पे राइस के फोर्टिफिकेशन की बात की गई थी एंड इसमें आयरन एंड विटामिन को इनकलकेट किया जाएगा। ओके, इसके बाद एक और यहाँ पे अनाउंसमेंट ये की गई कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे 100th एनिवर्सरी तक। तो अभी तो हमारी 75th एनिवर्सरी है, जब हम 100th एनिवर्सरी पे आ जाएंगे तो अभी हम बहुत ज़्यादा एनर्जी के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, फ्यूल के लिए डिपेंडेंट है। हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट बन पाए। ओके, देन यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी हम ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने की कोशिश करेंगे सारे ही विलेजेस को बाय 2022। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम सभी हाउस होल्ड्स को टैप वाटर देने की कोशिश करेंगे। फार्मर्स की इनकम को डबल करने की कोशिश करेंगे बाय 2022। और अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इसको हम आने वाले 5 सालों में 5 ट्रिलियन डॉलर की इसको इकोनॉमी बनाएं। देखो, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की हम कोशिश करेंगे इसको, हमारी कंट्री को 5 ईयर पीरियड में, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये सारी मेजर अनाउंसमेंट्स थी, लगभग 5 अनाउंसमेंट है जो आपको याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। इजराइल कंडेम्स पोलैंड रेस्टिट्यूशन लॉ। तो ये क्या है, शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले लोकेशन देखो, यह है हमारा यूरोप, ठीक है। यूरोप में ये फ्रांस देख रहे हो, जर्मनी है, जर्मनी के बाद ये रेड कलर का जो है ये पोलैंड है, ठीक है। तो ये पोलैंड के बारे में बात हो रही है। अब जर्मनी से देखो सीधे बाउंड्री शेयर करता है ये। तो वर्ल्ड वॉर 2 के पास आ जाओ आप। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 में जो पोलैंड है, पोलैंड और जर्मनी, इसमें काफ़ी सारे ज्यूज रहते थे, ठीक है। ज्यूज अभी कहाँ रहते हैं? मोस्टली जूस इजराइल में रहते हैं, ठीक है। इजराइल फलस्तीन का इशू हमने कई बार डिस्कस किया है। तो इजराइल जो है ये एक ज्यूइश कंट्री है, ठीक है। अब और जो फलस्तीन है ये एक अरब कंट्री है, ठीक है। तो इनके बीच में कई बार ये इश्यूज चलते रहते हैं, हमें इसमें नहीं घुसना है, हमारा काम का यहाँ पे बस इजराइल है अभी। तो इजराइल में अभी ज्यूइश लोग रहते हैं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जाओगे, 1945 के आसपास के टाइम में जाओगे, तो ये ज्यूज मोस्टली पोलैंड और जर्मनी में रहते थे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम आप सभी को ये स्टोरी पता होगी, नाजी जर्मनी ने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किए थे और इनको पूरे जर्मनी और पोलैंड से वाइप आउट कर दिया था, निकाल दिया था बाहर, ठीक है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो यहाँ पे गवर्नमेंट्स आई, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स आई थी, इन्होंने क्या किया, जो ज्यूज यहाँ से चले गए थे, जिन ज्यूज यहाँ पे बचे ही नहीं थे, तो ज्यूज चले गए, तो इनकी प्रॉपर्टी को यहाँ तो लूट लिया, ठीक है, यहाँ तो स्टील कर लिया, चुरा लिया, यहाँ तो इसको नेशनलाइज कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज को पोलैंड ने अपने अंदर ले लिया, नेशनलाइज कर लिया, लूट लिया, स्टील कर लिया, जो भी किया, ठीक है। तो इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, इजराइल में सारे ज्यूइश लोग जो थे वो जमा हो गए, सेटल हो गए। इसके बाद ये सारे ज्यूज और इनकी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक कैंपेन चलाया कि पोलैंड और जर्मनी में इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया गया है, जब्त किया गया है, नेशनलाइज किया गया है या लूटा गया है, उनके बदले या तो इनको कंपनसेशन दिया जाए या तो इनकी प्रॉपर्टी इनको वापस की जाए।
अब यहाँ पे कई सारी जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं इन्होंने रेस्टिट्यूशन लॉज लगाए हैं, प्रॉपर्टी रेस्टिट्यूशन लॉज। इसमें कुछ क्लॉजेज हैं जिसमें ये बात करते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे या फिर आपकी प्रॉपर्टीज़ वापस देंगे। यूरोप की पोलैंड शायद पहली कंट्री बना है जिसने ये रेस्टिट्यूशन लॉज में चेंज करने की बात की है। पोलैंड ये कह रहा है कि भाई 30 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं इस बात को, अब हम कब तक इसका पे करेंगे, कब तक हमारे ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लगा रहेगा इसके लिए। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं, पोलैंड ने ये कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हम भी एक विक्टिम कंट्री थे, तो हम किसी का भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्यों पे करें, ये पोलैंड का अपना तर्क है, ठीक है। तो इसके बदले इजराइल और यूएस जो है ये इसका अपोजिशन कर रहे हैं। इजराइल का करना तो बनता है क्योंकि इजराइल ही अब ज्यूश लोगों का गढ़ है, लेकिन यूएस का करना भी इसलिए बनता है क्योंकि ज्यूज जो हैं ये यूएस में ज्यूज जो हैं वो एक बड़ी लॉबी बनाते हैं, ठीक है। तो यूएस की जो पॉलिटिक्स है वो कुछ हद तक ज्यूज भी कंट्रोल करते हैं, इसलिए इजराइल और ज्यूज के जो रिलेशन है ना वो बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए यूएस और इजराइल दोनों इसके पोलैंड के ये रेस्टिट्यूशन लॉ को कंडेम कर रहे हैं। तो ये था पूरा इशू, मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया। फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ है ना कि पोलैंड, इजराइल और यूएस के रिलेशन में खटास आ गई है। सब लोग बोल रहे हैं कि आप अपने फॉरेन मिनिस्ट्रीज जो हैं या फिर आपके जो ये है एम्बेसीज हैं, आप उसको हमारे यहाँ से ले जाइए, हमको आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखने, ये सारी बातें हो रही है, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन लॉ था क्या, इसको आपको मैंने समझा दिया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो देखो, ट्रैकिंग द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट बैटलफील्ड के ऊपर एक ट्रैक जा रहा है जिसमें जो पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ हैं वो इस ट्रैक को कर रहे हैं। तो देखो बहुत ही डिफिकल्ट ट्रैक है। इस न्यूज़ के बारे में मैं आपको बता दूं, अ टीम ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ एम्बार्क्ड अपॉन अ जर्नी ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर ये ट्रैक करने जा रहे हैं ऑन द इंडिपेंडेंस डे। तो इसके लिए यहाँ से ये टीम रवाना हुई है जो पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ वाली टीम है, ठीक है। और ये एक लार्जेस्ट ग्रुप हो सकता है अगर ये इसको कॉन्कर कर देते हैं सियाचिन ग्लेशियर को, तो ठीक है। तो हाईएस्ट बैटलफील्ड तक अगर ये पहुंच जाते हैं तो ये लार्जेस्ट ग्रुप होगा ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज जिसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया होगा इतने ऊपर पहुंचने का, ठीक है। इनकी टीम को कहा जा रहा है टीम क्लॉ, जो एक्सपेडिशन करेगी इसको कहा जा रहा है टीम क्लॉ, ओके। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो सियाचिन ग्लेशियर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, देखो ये जो है हाईएस्ट बैटलफील्ड है, एक ये चीज़ तो आप जान लो। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाती हूँ। ये देखो, आपको ये जो मैप दिख रहा है इसमें मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। देखो सियाचिन ग्लेशियर, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये है सियाचिन ग्लेशियर। तो ये है हमारा पूरा कश्मीर, ठीक है। इसमें ये जम्मू कश्मीर है। ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला और ये वाला, ये पीओके वाला रीजन है, ठीक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये एक है साक्षगाम वैली। ये जो वैली है ये पहले इंडिया का पार्ट थी, फिर डिस्प्यूटेड टेरिटरी हो गई तो पाकिस्तान के पास ही चली गई और पाकिस्तान ने इसको चाइना को गिफ्ट कर दिया है। तो साक्षगाम वैली आज की डेट में चाइना के कंट्रोल में है। इसके बाद ये है अक्साई चीन, ठीक है। और ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। इसमें ये वाला रीजन है लद्दाख और ये वाला रीजन है जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब देखो इसकी लोकेशन देखो, ये आता है ईस्टर्न काराकोरम रेंज में, हिमालयाज की ईस्टर्न काराकोरम रेंज। ये देखो ये पूरी जो है ना ये काराकोरम रेंज है और इसके ईस्टर्न रीजन में आता है सियाचिन ग्लेशियर। और देखो इसमें क्या है ना कि ये मान लो ये जो है ये एक एलओसी है, ठीक है। तो एलओसी का आखिरी पॉइंट है ये, जिसको बोलते हैं NJ 9842। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है जहां तक एलओसी डिफाइंड है, एलओसी को जहां तक डिमार्केट किया गया है। NJ 9842 कहते हैं इसको, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर को डिसाइड करता है ये, लेकिन इसके बाद कोई भी एलओसी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर NJ 9842 के जस्ट ऊपर आता है ये सियाचिन ग्लेशियर। सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड का इन नॉन पोलर एरियाज। तो नॉन पोलर एरियाज का मतलब क्या है कि देखो ये है हमारा अर्थ, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, यहाँ पे तो ग्लेशियर्स मिलते ही हैं। इसके अलावा जो हिमालयन रीजन है इसको थर्ड पोल कहा जाता है, ठीक है। और थर्ड पोल यानी कि नॉन पोलर रीजन का सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है ये है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये पता होना चाहिए। NJ 9842 के बारे में पता होना चाहिए, ईस्टर्न काराकोरम रेंज के बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो सियाचिन ग्लेशियर जो है ना ये इमीडिएटली साउथ में रहता है ऑफ द ग्रेट ड्रेनेज डिवाइड। तो ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट जहाँ पे
मर्ज करती है उसके जस्ट साउथ में रहता है। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये ऊपर से यूरेशियन प्लेट थी और यहाँ से इंडियन प्लेट थी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्लेट थी, और इस कन्वर्जेंस के जस्ट बिलो में है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है, मैंने बताया थर्ड पोल क्या है, ठीक है। ये अभी जो है लद्दाख का पार्ट है, तो ये इसको अभी यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया था लद्दाख को, है ना, आप सभी को पता होगा। तो ये लद्दाख का पार्ट है। और सियाचिन जो है ये वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है। तो ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, और सियाचिन ग्लेशियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सबको आपको पता होना चाहिए, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड। तो श्रम अवार्ड क्या है? तो देखो, श्रम अवार्ड जो है ये बेसिकली आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए दिया जाएगा वर्कमैन को, ठीक है। जो वर्कर्स हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, जो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें जो वर्कर्स हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड दिया जाएगा। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों, ये याद रखना, सिर्फ पब्लिक सेक्टर नहीं है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों है, ठीक है। और ये अवार्ड किसके अंतर्गत दिया जाएगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत जो वर्कर्स डिफाइंड है उन वर्कर्स को ये अवार्ड दिया जाएगा, वो वर्कर्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है, जो इसके अंतर्गत डिफाइन है। अब इसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं या फिर इनकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं सेंटर एंड स्टेट की, उन सब के वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज हैं उसके वर्कर्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उस कंपनी में कम से कम 500 एम्प्लॉयज़ तो होने चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के एम्प्लॉयज़ के लिए है, सेंट्रल और स्टेट के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं इनके एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, और साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें अगर 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है। अब देखो, श्रम का मतलब समझ लो ना, श्रम मतलब वर्क, तो वर्कर्स के लिए है ये, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो उन वर्कमैन को दिया जाएगा जिन्होंने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस की है, ठीक है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है प्रोडक्टिविटी के केस में या फिर इनोवेशन के केस में या फिर एक्सेप्शनल करेज दिखाया हो। तो ये उन वर्कमैन को भी दिया जा सकता है जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिखाया है। तो जिन्होंने भी सुप्रीम सैक्रिफाइस दिखाया अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने में, उन्हें भी ये एलिजिबल हो जाएंगे, वो लोग भी इसके लिए। और जो वर्कमैन सोलली इंगेज्ड इन रूटीन सर्विसेज विल नॉट बी एलिजिबल। तो जो लोग रूटीन काम करते हैं उनके लिए नहीं है ये, जो कुछ इनोवेशन करें, कुछ एक्स्ट्रा करेज दिखाएं किसी चीज़ को लेकर, कुछ एक्सेप्शनल एक्टिविटी करें, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ एक्सेप्शनल काम करें, उनको ये अवार्ड दिया जा सकता है, एलिजिबल वो लोग हैं, ठीक है। अब देखो, इसके भी कुछ टाइप्स हैं। प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड के 4 टाइप्स हैं, श्रम रत्न, श्रम भूषण, श्रम वीर या श्रम वीरांगना, और श्रम श्री या श्रम देवी। तो देखो, श्रम रत्न में क्या है, ये हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। तो हाईएस्ट अवार्ड है ये, देखो, भारत रत्न, भारत भूषण, जो पद्म भूषण, ये जैसे अवार्ड होते हैं ना, उसी लाइन में बनाया गया है। तो हाईएस्ट अवार्ड है श्रम रत्न, ठीक है। इसमें 2 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरा है श्रम भूषण, इसमें क्या होता है कि 1 लाख रुपए तक का अवार्ड दिया जाता है और 4 अवार्ड दिए जाते हैं। ये सिर्फ 1 अवार्ड दिया जाता है, ये 4 अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। फिर श्रम वीर या वीरांगना जो है ये 60,000 रुपीज का इसमें अवार्ड मिलता है और 12 लोगों को दिया जा सकता है ये। और श्रम श्री या श्रम देवी जो है ये 16 लोगों को दिया जा सकता है, 40,000 रुपए तक का ये अवार्ड है। और ये देता कौन है? लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये जो है ये इस अवार्ड को कंडक्ट कराती है। तो याद रखना, चारों कैटेगरीज में कितने कितने अवार्ड्स दिए जाते हैं और कितने कितने रुपए का। देखो, जैसे कि मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, श्रम रत्न, श्रम भूषण, श्रम वीरांगना या श्रम वीर, और श्रम श्री, ठीक है, या श्रम देवी, ठीक है। अब ये सिर्फ 1 मिलता है, ये 4 मिलते हैं, ये 12 मिलते हैं और ये 16 मिलते हैं। देखो, 4 की टेबल हो गई, ठीक है। अब इसमें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसमें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसमें 60,000 और इसमें 40,000, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख लेना कि एलिजिबल कौन है और कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है। देन ये है हमारा कल का एक एडिटोरियल, ठीक है, 15 अगस्त का जो एक एडिटोरियल बच गया था हमारा, उसको देख लेते हैं। देखो, इस एडिटोरियल में बेसिकली बताया गया है कि साइंटिफिक टेम्पर जो है वो हमारे देश में उसकी क्या स्थिति है और हमें उसको कैसे डेवलप करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें बात की गई है हिस्ट्री की।
कि हमारे जो इंडिया के बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आने के पहले ही बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर ली थी। जैसे कि आपने चरक संहिता के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आने से पहले ही बायोलॉजी को इसने पूरी तरह से डिकोड कर दिया था। देन इनके बाद एक और बात की गई है जंतर मंतर की, ठीक है। तो राजा सवाई सिंह थे, जंतर मंतर इन्होंने बनाया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज इन्होंने बनाई थी। जंतर मंतर के फॉर्म में 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी इन्होंने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जंतर मंतर कहाँ कहाँ पे बनवाई थी महाराजा सवाई सिंह ने, ठीक है। तो सवाई सिंह ने, ठीक है, तो ये बताना है आपको मुझे। सवाई जय सिंह ने बनवाई थी जंतर मंतर 5 जगहों पे। तो देखो ये जो है इंडिया के कंट्रीब्यूशन को दिखाता है। लेकिन आफ्टर जो हमारा कॉलोनी बन गए हम, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी बन गए, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमारे साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए। बाद में जो भी एफर्ट्स हुए वो इंडियंस की तरफ से ही हुए। जैसे IISc डेवलप किया गया था, ठीक है। जो हमारी रीजेंट क्वीन थी मैसूर की, उन्होंने और हमारे JN टाटा जो थे, इन्होंने मिलकर ये वाला इंस्टीट्यूशन डेवलप किया। इसके बाद इंडिपेंडेंस आते आते हमारे लगभग 32 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हो गई थी जो साइंस को प्रमोट करती थी, ठीक है। अब बात करें कि हमारे यहाँ आज क्या सिचुएशन है, तो हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है। स्ट्रेंथ की बात करूँ अगर मैं, तो स्ट्रेंथ क्या क्या है। एक तो देखो हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और स्पेस कैपेबिलिटी है, उससे तो अब पूरी दुनिया मानती है, ठीक है, क्योंकि हम उसमें अच्छा भी कर रहे हैं। 1958 में एक हमारी स्पेस पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था, ठीक है, साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन, उससे भी हमने साइंस को यहाँ पे बढ़ावा दिया है। इसके अलावा एक अभी की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वो कंट्री सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है जहाँ पे साइंस का कल्चर ज़्यादा रहता है, जैसे कि इजराइल, ठीक है। इजराइल अभी इतना डोमिनेट इसीलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर जो है वहाँ के सिटीजन्स का बहुत डेवलप्ड है और यहाँ पे साइंस का एक कल्चर चलता है, ठीक है। हमारी बात करें तो देखो हमारे यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि हमारे भी कल्चर में ये एनग्रेव्ड है। कैसे? हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है एक टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। तो ये हमारी सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें अपना साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ये चीज़ बताई गई है इसमें, ठीक है। एक शिफ्ट जो देखने को मिला है, पहले हमारे यहाँ इंडिविजुअली साइंटिफिक डेवलपमेंट होता था, ठीक है, इंडिविजुअली साइंटिफिक डेवलपमेंट होता था। अभी जो है हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की गई है हमारे यहाँ पे साइंस को डेवलप करने के लिए। कैसे? पहले इंडिविजुअली कैसे होता था, जो भी मैंने आपको जैसे यहाँ पे जंतर मंतर की बात की, चरक संहिता की बात की, इसके बाद कई सारे बड़े हमारे यहाँ से साइंटिस्ट हुए हैं, जैसे KS कृष्णन हुए हैं, CV रमन हुए हैं। तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे साइंटिफिक डेवलपमेंट करने की कोशिश करते थे। अब हमारे यहाँ कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे IITs हैं, ठीक है, IIMs हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं हमारे यहाँ जो अब साइंस को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे पास, ठीक है, साइंस के लिए। अब ये चैलेंजेस क्या हैं हमारा साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के लिए, साइंस में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। सबसे पहला है कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, जो ये PhDs करते हैं, ये लोग आगे जाके जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से PhD करते हैं, ये लोग आगे जाके फॉरेन चले जाते हैं, देश को छोड़ के अब्रॉड चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है। हमारे देश में साइंटिफिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, ठीक है। जो लोग साइंटिस्ट हैं या जो लोग रिसर्चर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और उनके लिए जो पे है, ठीक है, जो उनके लिए रेम्यूनरेशन है वो भी बहुत कम है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि अगर कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करता है, इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके वो रिसर्च में उनकी हेल्प करता है, तो उसे सही नहीं माना जाता। उसे माना जाता है कि ये अपने फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाया है, इसीलिए ये दूसरे रास्ते खोज रहा है। जबकि अब इंडस्ट्री और रिसर्चर्स के कोलैबोरेशन की तो ज़रूरत है हमको, फिर भी हमारे अंदर ये गलत नोशन बना हुआ है, ठीक है। अब देखो कुछ हमारे पास पॉजिटिविटीज़ भी हैं, जैसे कि एक तो हमने बात की ये फंडामेंटल ड्यूटी की, ठीक है। अब हमारे इंस्टीट्यूशंस भी बिल्ड हो गए हैं। इसके साथ देखो हमारी एक साइंस टेक एंड इनोवेशन पॉलिसी है 2020 की। इसमें हमने बात की है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है इसमें भी, ठीक है। तो हम जैसे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही हमको साइंस एंड टेक में भी आत्मनिर्भर बनना है। और वो कैसे बनेंगे? हम देखो, हम दूसरों से क्यों ट्रांसफर लें टेक्नोलॉजी का, हम दूसरों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों लें, हम सिर्फ उनको क्यों महत्व दें। हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हमें मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न नॉलेज के साथ मिला के आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि वही हमारी धरोहर है, ठीक है। दैट इज आवर हेरिटेज। ट्रेडिशनल नॉलेज जो है हमारा वही हेरिटेज है। देखो अब हम कदर नहीं करते हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज की, तो दूसरे लोग हमारा नॉलेज चुरा के अपने नॉलेज के नाम पे छाप देते हैं। इसको कहते हैं बायो पायरेसी, ठीक है।
जैसे आपने कई बार देखा होगा, हमारे यहाँ पे ये सब इन्वेंट हुआ कि तुलसी के क्या फ़ायदे होते हैं, नीम के क्या फ़ायदे होते हैं, हल्दी के क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब यूएस ने अपने यहाँ से हमारे यहाँ से चुरा के अपने नाम पे पेटेंट करा लिया है। तो देखो, हमें अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को लेके चलना है, नहीं तो हमारे नॉलेज के साथ यही होगा, हम कदर नहीं करेंगे और दूसरे चुरा चुरा के ले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक रिसोर्सेज की कमी है हमारे पास। देखो, हम इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे, वो बहुत सारी स्कीम्स चलाते हैं साइंस को प्रमोट करने के लिए, लेकिन रिसोर्सेज को भी अगर वो प्रोवाइड कर दें तो यहाँ पे फुल फ्लेज्ड चीज़ हो जाएगी। अब आखिर में इसके क्या कहा गया है कि क्या कोई सोसाइटी सर्वाइव कर सकती है साइंटिफिक टेम्पर के बिना? तो इसमें ऑथर ने कहा है येस, सर्वाइव तो कर लेगी, लेकिन थ्राइव नहीं कर पाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी, प्रॉस्परस नहीं बन पाएगी, फ्लोरिश नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए साइंटिफिक टेम्पर इतना इंपॉर्टेंट है। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमको पता होना चाहिए कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और हमको पता होना चाहिए हमारी चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और हम क्या आगे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया फेट इज टाइड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया जो है वो किस तरह से बाकी वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, इंडिया का फेट किस तरह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, देन स्ट्रेंथ्स क्या है हमारी, क्या हमारे आगे चैलेंजेस हैं बाकी वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, और क्या हम वे फॉरवर्ड ले सकते हैं। जैसे कि शुरू करें इसमें, तो देखो, जब हमारा इंडिया बना था तो इंडिपेंडेंट तो हो गया था, लेकिन कोई रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास, हम एक पुअर कंट्री थे, डाइवर्स कंट्री थे, तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। कई लोगों ने बोला कि हमारी कंट्री तो सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने सस्टेन किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कई सारे चैलेंजेस थे, लेकिन कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग जो थे, हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस थे। सबसे पहले हमारे पास चैलेंज था कि हम इतने पुअर हैं, हमारी जो जनता है वो बहुत पुअर है, तो हम अभी कैसे सोचें बाकी दुनिया के साथ ट्रेड वगैरह करने की। दूसरा हमारे पास चैलेंज ये था कि हम दो ऐसे कंट्रीज से घिरे हुए थे जो हमारे दुश्मन भी थे और न्यूक्लियर आर्म्ड भी थे। तो इनके पास न्यूक्लियर आर्म भी था, चलो पाकिस्तान की बात तो बाद में आया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, हिस्ट्री की बात करें, तो हमारे आसपास दो ऐसे अपोनेंट्स हैं हमारे जो न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। ठीक है, तो ये एक अलग सिक्योरिटी कंसर्न था। इसके बाद तीसरी चीज़ ये थी यहाँ पे कि अभी देखो, अभी को थी नहीं, अभी है भी, इसको हम इवोल्यूशन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी कोविड आया, कोविड के कारण इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, इसके बाद अफगानिस्तान में टर्मोइल चल रहा है। अच्छा, अफगानिस्तान की एक न्यूज़ आपको पता चली होगी कि नहीं, अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, वो वहाँ से जो अशरफ गानी थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे और अभी प्रेसिडेंट भी है, ये वहाँ से प्रेसिडेंट का पद छोड़ के जा चुके हैं, मतलब प्रेसिडेंट का पद इन्होंने क्विट कर दिया। उसके बाद ये वहाँ से भाग गए और वो अब चले गए हैं यूएस, तजाकिस्तान साइड चले गए हैं। कोई लोग बोल रहे हैं तजाकिस्तान गए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं यूएस चले गए हैं। तो तजाकिस्तान भाग के चले गए हैं यहाँ के अशरफ गानी, और काबुल के ऊपर भी अब लगभग तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है। तो पूरा अफगानिस्तान जो है, अब आप देखो तो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक टर्म्स में देखो तो तालिबान के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, तो अफगानिस्तान का ये टर्मोइल एक और एडिशन हो गया। ठीक है, वैल्यू एडिशन हो गया हमारे आर्टिकल पे। तो ये टर्मोइल जो है अफगानिस्तान का और बढ़ गया है। इसके अलावा देखो, अब हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं, जैसे कि हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, लेकिन फिर भी आज भी हमारी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसके बाद हमारा मिलिट्री पावर जो है वो अच्छा है। ठीक है, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस हमारी अच्छी है, और हमारे जो इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं वो भी अच्छे हैं। स्ट्रेटेजिकली हम इंटरनेशनली थोड़े स्ट्रांग हैं। ठीक है, ये है एक। तो फिर इसके बाद जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। इंडिपेंडेंस को हमको मैनेज करना था, पार्टीशन हुआ था नया नया, तो टेरिटरी के भी डिस्प्यूट्स थे। ठीक है, लेकिन हमने इसको अच्छे से मैनेज किया। हमने यूएस के साथ, यूएसएसआर के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए। इन्होंने हमें कई सारी चीज़ों में हेल्प किया। ठीक है, जैसे मिलिट्री असिस्टेंस दिया, इन्होंने डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया, दोनों ने, यूएस ने भी और सोवियत यूनियन ने भी। ठीक है, इसके बाद हमने, हमारी एक स्ट्रेंथ ये भी है कि हमने बाकी देशों की भी डीकोलोनाइजेशन में हेल्प की है। जैसे कि अफ्रीका की हमने हेल्प की है, एशिया की कई सारी कंट्रीज हैं जिसके मूवमेंट्स में हमने सपोर्ट किया है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए जो मूवमेंट्स थे उनमें हमने सपोर्ट किया है। देन हमारे कुछ एफर्ट्स और भी थे, जैसे कि हमने टेरिटोरियल गेन्स के लिए एफर्ट्स किए, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एफर्ट्स किए, लीडरशिप के लिए एफर्ट्स किए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने फिर एक चैलेंज आ गया, चाइना वॉर। ठीक है, 1962 की वॉर थी। अब हम इतने उठे तो थे ही नहीं, अभी तो हम उभर ही रहे थे अपनी कंडीशन से, ऊपर से चाइना वॉर हो गई, ऊपर से वो हम हार गए। चलो कैसे तैसे मैनेज हो रहा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लाए, ये सब चीज़ें हमने करी, लेकिन फिर आ गया सिक्किम वाला इशू भी, ये लेके आ गए। ठीक है, तो हमारी टेरिटरीज के ऊपर इनकी नज़र थी। इसके बाद आ गया पाकिस्तान वाला इशू।
ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ हमको 1965 में वॉर लड़नी पड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद 1970s में अगेन लड़नी पड़ी वॉर, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी वॉर्स के कारण भी हमारा एक ड्रॉबैक हुआ, ठीक है। अब इन वॉर्स में हमारी जो यूएस और यूएसएसआर के साथ जो फ्रेंडशिप हुई थी उसका भी एक टेस्ट हो गया, क्योंकि यूएस ने हमारी मदद नहीं की 1971 में, लेकिन यूएसएसआर ने हमारी मदद की टू विन द बांग्लादेश वॉर। ओके, तो यहाँ पे यूएसएसआर जो है वो हमारे काफ़ी काम आया। फिर एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारी, एशियन इकोनॉमीज़ के साथ हमारी बातचीत बढ़ने लगी, ट्रेड बढ़ने लगा, ठीक है। हम न्यूक्लियर पर हमारे यहाँ पे क्या था, देखो न्यूक्लियर पावर जो हमारी पास की कंट्रीज़ के पास था वो एक हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ था, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे इश्यूज़ थे, ठीक है। चाइना के साथ तो हमारे इश्यूज़ थे ही सही, ठीक है। उसके बाद चाइना के साथ हमारे ऊपर सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भी एक इशू था, ठीक है, डिस्प्यूट था। फिर मालदीव्स जो था वो भी हमारे मालदीव्स में भी हमने इंटरवीन किया, श्रीलंका में भी हमने इंटरवीन किया, ठीक है, जिसकी हमको कीमत भी चुकानी पड़ी, हमारे रिलेशंस बिगड़ गए श्रीलंका के साथ। उसके बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, इधर से सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलते रहते थे। तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करके हम आज 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं अपना, कुल मिला के ये बात है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हमने जब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा था, ठीक है, तो कोल्ड वॉर एरा जब खत्म हो गया 1990s में, उसके बाद हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखा, ठीक है, जिसके बाद हम लिबरलाइज हुए, LPG रिफॉर्म्स हम अपने लिए लाए, ठीक है। तो हमने अपनी इकोनॉमीज को ओपन किया। देखो हम इसलिए भी पीछे थे क्योंकि हमने इकोनॉमी को अपनी बहुत बाद में ओपन किया। एशियन कंट्रीज जो थी हमारी, ईस्ट एशियन कंट्रीज, उन्होंने बहुत पहले ओपन कर लिया था, इसीलिए आज हमारे और उनमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है, इकोनॉमिकली। देन हर एक प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ नई चीज़ें ऐड होकर आई, जैसे PV नरसिम्हा राव जो थे, इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी लेके आए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एशियान के साथ हमारे रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया, इसराइल के साथ इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनवाए हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारी जो यूएस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसमें हमने मिलिट्री कॉन्टैक्ट फिर से इस्टेब्लिश किए यूएस के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, ठीक है, इन्होंने कई सारे दूसरी चीज़ें करी, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर टेस्ट एक इनके टाइम पे ही हुआ था। उसके बाद इन्होंने भी कई सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस देखे अपने रेन में, जैसे कि चाइना के साथ इन्होंने एग्रीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन चाइना का कोई भरोसा तो था नहीं। पाकिस्तान के टाइम पे कारगिल वॉर हुआ था, पाकिस्तान से हमने रिलेशन नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, लेकिन कारगिल वॉर हुआ, ठीक है। फिर इंडिया का एक प्लेन हाईजैक हो गया था, इंडियन एयरलाइंस का, वो भी पाकिस्तान ने करवाया था, ठीक है। तो बहुत सारे इन्होंने भी देखे, लेकिन इनके टाइम पे इंडियन इकोनॉमी भी अच्छी चली, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो थी वो भी बढ़ी ऊपर। फिर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे अलग चीज़ें आई, ठीक है, जैसे इंडिया को न्यूक्लियर स्टेटस मिला, ठीक है। उसके बाद हमने डुअल यूज टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बैरियर्स थे उसको हटाए। तो कुल मिला के हमने एक तरह से लेजिटिमेसी पानी चाहिए पूरे वर्ल्ड से कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं, ठीक है। उसके बाद यूएस से हमने रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की। यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था 2008-9 में, उससे हम निपटे यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे फेस की हुई हैं। चाइना के साथ अभी भी हमारा साउथ एशिया का इशू चल रहा है, ठीक है, साउथ एशिया में जो वो साउथ चाइना सी का इशू चल रहा है उनका, उसके कारण हमारे रिलेशंस के ऊपर भी थोड़ा बहुत अच्छा प्रभाव तो पड़ ही रहा है, क्योंकि बाकी कंट्रीज हमारे फेवर में आ रही हैं। इंडियन ओशन रीजन पे हमारा कब्जा करना चाहता है ये, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है इनकी, ठीक है, जिसके थ्रू ये हमारे आसपास एक घेराव करके हमें डिग्रेड करना चाहता है, हमारे ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न्स लाना चाहता है। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने कई सारे टेररिस्ट अटैक्स कराए, लेकिन हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो कुल मिला के वे फॉरवर्ड हमारे लिए ये है कि हम हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं हमेशा से, डेवलपमेंट, रीजनल सिक्योरिटी, बैलेंस ऑफ पावर, और हम इंटरनेशनल कंसेंसस में हमारा भी योगदान हो। तो हमें इन्हीं की तरफ ध्यान देना चाहिए, और इनके लिए हमें जो भी करना पड़े हमें वो करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम पहले आइडियलिज्म में जीते थे, अब हमें रियलिज्म को हमने अपनाया है, तो हमें इस रियलिज्म को अपना के ही रखना है, ठीक है। और इसी तरह हम आगे बढ़ते जा सकते हैं कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ, ठीक है। हम थोड़े कॉशियस होकर चलें, क्योंकि देखो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स जो है, ये हमेशा बदलती रहती है। सो देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स इन फोर्स, ठीक है, ओनली परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट। तो इसी के साथ विल एंड दिस एडिटोरियल ऑल्सो, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।